हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, यहां पर हम क्लास 11th के अकाउंटिंग के एमसीक्यूज कर रहे हैं। कौन से चैप्टर के? चैप्टर 2 के बेसिक अकाउंटिंग टर्म के। ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप यदि सीबीएसई के स्टूडेंट हैं और आपको टर्म 1 के एग्जाम देने हैं तब तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप इन्हें पढ़ेंगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू है, कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल लायबिलिटी या डी नन ऑफ दीज। देखिए बच्चों, जो कैपिटल होती है ना वो इंटरनल लायबिलिटी होती है। क्यों होती है? कोई भी बिजनेसमैन जब कैपिटल अपने बिजनेस में लगाता है तो बिजनेस की ये लायबिलिटी होती है कि वो उस बिजनेसमैन को उतना ही पैसा वापस करे और साथ ही प्रॉफिट के साथ वापस करे। तो ये बिजनेस का एक इंटरनल मैटर हो जाता है। बिजनेसमैन भी बिजनेस का ही एक व्यक्ति है और कैपिटल भी वो बिजनेस में ही लगा रहा है, इसलिए कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी माना जाता है। सेकंड एमसीक्यू है, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज सेल, ड्रॉइंग, सी परचेज या डी नन ऑफ दीज। देखिए बच्चों, जब भी कोई चीज पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाली जाती है, किसके द्वारा? प्रोप्राइटर द्वारा, उसके ओनर द्वारा, तो उसे ड्रॉइंग कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स इज। इसे क्या कहते हैं? जो अमाउंट रिसीव्ड होता है या रिसीव्ड होने वाला होता है सेल ऑफ गुड्स के, तो रेवेन्यू रिसीव्ड, कैपिटल रिसीव्ड, समटाइम्स रेवेन्यू रिसीव्ड, समटाइम कैपिटल रिसीव्ड, डी नन ऑफ एबव। नहीं बच्चों, देखिए हमेशा जो अमाउंट रिसीव्ड होता है किससे? कोई भी सामान बेचने से, तो वो हमारी रेवेन्यू होती है ना, उससे हमें प्रॉफिट हो जाता है, तो वो क्या होती है? रेवेन्यू रिसीव्ड होती है। इसलिए इसका पहला वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, अमाउंट पेड और पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दीज। जब भी हम कोई पे करते हैं किसी चीज के लिए, सामान खरीदने पर या हमें बाद में पे करना होता है, तो वो क्या होता है? हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्योंकि हमारा सामान क्यों खरीदता है? कोई भी बिजनेसमैन सामान क्यों खरीदता है? ताकि उसमें कुछ चेंजेस करके उसको बेच दे। तो ये एक तरह से हमारा रेवेन्यू हो गया ना, कि भैया हमने सामान खरीदा और फिर उसमें हम अपना प्रॉफिट जोड़ के उसको बेच देंगे, इसलिए इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट होता है, गुडविल इज एन। गुडविल क्या है? टेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स है, करंट एसेट्स है या फिक्टिशियस एसेट्स है। देखिए बच्चों, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। आपको पता ही होगा टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। टेंजिबल एसेट्स मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे हमारी फर्नीचर हुई, टेबल हुई, कुर्सी हुई, इन सब चीज़ों को हम छू सकते हैं, तो ये टेंजिबल एसेट्स हो गई। इनटेंजिबल एसेट्स होती है गुडविल, जिन्हें हम छू नहीं सकते पर वो भी हमारी एसेट्स हैं। कैसे? जैसे कोलगेट हुआ, कोलगेट ने अपनी ऐसी गुडविल बनाई है, अपनी ऐसी ख्याति बनाई है कि लोग उसका नाम सुन के ही उसे खरीद लेते हैं। पार्ले जी बिस्किट, उसकी अपनी गुडविल है, नाम से चीज सेल होती, तो गुडविल को इंटेंजिबल एसेट्स माना गया है बच्चों। सिक्स क्या है? एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर दैट गिव बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इज कैटेगराइज्ड इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नन ऑफ दीज। बच्चों ये क्या है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनका बेनिफिट हमें बाद के कई सालों तक मिलता रहता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट। बिजनेसमैन क्या करता है? जब अपनी प्रोडक्ट की सेल के लिए कोई भी एडवर्टाइज पे बनाने पे खर्चा करता है तो उसका बेनिफिट उसे बाद तक मिलता रहता है। एक बार उसने एडवर्टाइजमेंट बनाया और उसे कई सालों तक टीवी पर चलाता है, तो खर्चा तो एक बार का हो गया, लेकिन उसका रेवेन्यू बहुत टाइम तक मिलता रहा, तो इसे क्या कहते हैं? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट क्या है? अ पर्सन हु ऑ मनी to a firm against goods sold is called a creditors, debtors, both A and D या D none of these। जो पर्सन फर्म को मनी देता है
वो कौन होता है? डेटर्स होता है, देनदार होता है। जब हम कोई सामान बेचते हैं तो सामने वाला हमें पैसा देता है, तो वो हो गया कौन? डेटर्स। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह का नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ पर्सन हुम मनी इज ऑड बाय फर्म ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। जब फर्म कोई सामान खरीदती है और उसे पैसा देती है तो वो कौन कहलाता है? क्रेडिटर्स कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो फर्म से पैसा लेता है। भैया सामान खरीदेगी फर्म उससे तो उसको पैसा तो देगी ना, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट है, परचेज रिफर टू अ परचेज ऑफ गुड्स ऑफ रीसेल, स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, एसेट्स फॉर अ फैक्ट्री, नन ऑफ अबव। जब कोई भी परचेज की जाती है किसके लिए? वापस उसको बेचने के लिए। परचेज रिफर टू द परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। जब कोई चीज खरीदी जाती है उसको फिर से बेचने के लिए तो उसे क्या कहते हैं? परचेज ही कहते हैं, क्योंकि हमने कोई सामान खरीदा, उसमें हमने कुछ चेंज किया और फिर उसे बेच दिया तो वो गुड्स फॉर रीसेल हो गया। नेक्स्ट है, अ लायबिलिटी अराइज बिकॉज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नन ऑफ दीज। कोई भी दायित्व होता है जब हम कोई उधार ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो खरीदें चाहे वो बेचें। जैसे मैंने कोई सामान खरीदा, ठीक है, अब मैंने उससे बोला कि भैया मैं तुम्हें अभी पैसा नहीं दूंगा, हम बाद में पैसे देंगे, तो भैया वो हमारी लायबिलिटी हो गई ना कि हमको बाद में उसको पैसा देना है। अभी हमने सामान तो ले लिया है पर अभी हमने पैसा नहीं दिया है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, कैश, रेवेन्यू और लोन। जब भी कोई प्रोप्राइटर द्वारा कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में, उसे कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। नेक्स्ट है, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर। सी है कॉस्ट और डी है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू। देखिए बच्चों, स्टॉक कब बचता है? जब हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं और जो मार्केट में ज़्यादा बिक नहीं पाती है तो उसके कारण वो हमारे पास स्टोर हो जाती है, उसका स्टॉक बच जाता है। तो यही बताया गया है कि जब बाजार में कोई चीज़ बिकती नहीं है तो हमारे पास उसका स्टॉक बच जाता है जब वो बिक्री लोअर होती है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट इज। जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो क्या होती है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी नॉर्मल स्थिति में भी आ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंक्रीज कैपिटल? कौन सी टर्म कैपिटल को इंक्रीज करती है? ड्रॉइंग, एक्सपेंसेस, लॉस और प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तो अपने आप हमारे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड एसेट्स? कौन सी ऐसी है जो फिक्स्ड एसेट्स नहीं है? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस विद बैंक और गुडविल। बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जो फिक्स्ड एसेट्स नहीं है? बिल्डिंग भी भैया फिक्स्ड एसेट्स है, प्लांट और मशीनरी भी फिक्स्ड एसेट्स है। अभी हमने देखा कि गुडविल भी जो होती है वो एसेट्स होती है। तो जब बैलेंस होता है बैंक में, वो है हमारा पैसा लेकिन हमारी एसेट्स नहीं है, ठीक है ना, तो उसे एसेट्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी? ज़्यादा लंबे समय तक कौन सी लाइबिलिटी नहीं रहती है? जो क्रेडिटर्स होती है, जो देनदारी है, वो हम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते, उसे हमें चुकाना ही पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स? कौन सी गुड्स होते हैं? मशीनरी मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, फर्नीचर परचेज्ड फॉर सेल, बुक्स एंड स्टेशनरी परचेज्ड बाय बुक सेलर, या डी ऑल ऑफ द अबव। ये जो सभी तीनों चीज़ें दी हुई हैं ये सभी गुड्स की कैटेगरी में आती हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट्स? कौन सी एसेट्स है? मशीनरी, परचेज, सेल रिटर्न या इंटरेस्ट रिसीव्ड। मशीनरी को एसेट्स की कैटेगरी में रखा गया है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइबिलिटी? कौन सी चीज़ है जो लाइबिलिटी है, जो हमें देना है, हमारा दायित्व है? फर्नीचर, रेंट पेबल, इंटरेस्ट रिसीव्ड या स्टॉक। जो रेंट है वो हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि हमें उसे देना रहता है, बाकी सब तो हमारे जो हैं लाइबिलिटी में इंक्लूड नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू? रेवेन्यू क्या होता है? परचेज, सेल, परचेज रिटर्न या सैलरी पेबल। जब भी हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो उससे हमें पैसा मिलता है तो वो हमारा रेवेन्यू हो जाता है, तो उसे सी को रेवेन्यू में रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सपेंसेस? कौन सी ऐसी चीज़ है जो खर्चा नहीं है? फर्नीचर, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। भैया फर्नीचर ही खर्चा नहीं है, वो तो हमारा एसेट्स हो गया ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिजनेस ट्रांजेक्शन? कौन से ऐसे हैं जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है?
goods purchased on credit, a employee being dismissed, proprietor purchase a car for own use, सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स बाय द प्रोपराइटर। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वाला है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार सामान खरीदा, वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, क्योंकि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं चाहे वो उधार ही क्यों ना हो, क्योंकि बाद में तो हमें उसका पैसा देना ही है ना, ऐसा थोड़ी है कि उसने हमें फ्री में गिफ्ट दे दी है, तो वो भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में आता है। द नेचर ऑफ कैपिटल इज एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस। भैया जो कैपिटल होती है वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। क्यों होती है बिजनेस की लाइबिलिटी? क्योंकि बिजनेसमैन जब बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है यार कि हमें इसमें प्रॉफिट मिलेगा। तो बिजनेस का भी ये काम है कि वो अपने बिजनेसमैन को, अपने ऑनर को प्रॉफिट दिलवाए। तो भैया बिजनेस की तो ये एक लाइबिलिटी हो गई ना, उसको कैपिटल एक लाइबिलिटी के रूप में वो अपने पास रख लेता है। सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल is entered into at the point of sale or performance of service after the expiry of credit period allowed to debtors after the money collected for the customer। सेल को रेवेन्यू के रूप में कैसे याद रखा जाता है? जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं या हम कोई सर्विस देते हैं तब हमें पैसा मिलता है, रेवेन्यू मिलता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट है द नेचर एक्योर्ड इनकम इज रेवेन्यू, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। जो एक्योर्ड इनकम होती है, जो मिली नहीं है पर हमें मिलेगी, तो वो भैया हमारी एसेट्स हुई ना। अभी नहीं मिली है, एक्योर्ड है, पर बाद में मिलेगी, तो वो हमारी एसेट्स की कैटेगरी में आ जाती है। नेक्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट अलाउड इज शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इज नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कैन बी शोन आइदर सेपरेटली और डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज कॉस्ट, नन ऑफ एबव। डिस्काउंट कब दिया जाता है? ये व्यापारी को दिया जाता है कि भैया हम तुमको इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, तुम कस्टमर को सेल करो तब तुम अपना डिस्काउंट दे देना। ये तो तुम हमसे सामान जो खरीद रहे हो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। तो जो व्यापारी होता है, जो बेचता है, मिडिल मैन होता है, उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट अ फाइनेंशियल कैरेक्टर? परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, विदड्रॉइंग of money by proprietor from business, strike by employee। अब जब कोई एम्प्लॉय स्ट्राइक करेगा तो इससे तो कोई फाइनेंशियल बात नहीं होगी, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट है परचेज रिफर टू अ बाइंग ऑफ स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, एसेट्स फॉर द फैक्ट्री, गुड्स फॉर रीसेल या इन्वेस्टमेंट। कोई भी परचेज की जाती है, ठीक है ना, बेचने के लिए। क्यों की जाती है? ताकि हम उसे रीसेल कर सकें। तो कोई भी, मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी गुड्स खरीदा जाता है किसी बिजनेस में तो वो हमेशा रीसेल के लिए ही खरीदा जाता है, ठीक है ना, ताकि उसमें कुछ चेंजेस करके या उसमें कुछ ऐड करके उसे बेचते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? गुड्स मीन्स। गुड्स मीन्स क्या होता है? आइटम परचेज्ड फॉर ऑन कंजप्शन, आइटम परचेज फॉर डोनेशन, आइटम परचेज फॉर रीसेल, आइटम परचेज फॉर यूज इन बिजनेस। गुड्स, गुड्स का क्या मतलब है? ताकि आप उसको बना के वो बेच दें, वही चीज़ है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विच वन इज नॉट द इंटेंजिबल एसेट्स? इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, गुडविल या ट्रेडमार्क। अब देखिए इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? पेटेंट। आपने देखा होगा ना, लोगो टाइप का बना रहता है, किसी भी फर्म का एक लोगो होता है, उसे पेटेंट कहते हैं। इसके बाद गुडविल तो हमें पता ही है, जो हमारे बिजनेस का नाम है, हमारे बिजनेस की ख्याति है। ट्रेडमार्क भी एक तरह का लोगो ही होता है। जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इंटेंजिबल एसेट्स में नहीं आता, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह बच्चों आज हमने यहाँ पर बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बेसिक एमसीक्यूज किए हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।